प्यारे बच्चों, आज वर्ग दसम इतिहास में पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद लेकर आए हैं, जिसमें जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। तो देखिए, इस पार्ट में जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हल किया जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। देखिए, इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी यूरोप महादेश में है। देखिए, दूसरा सवाल है कि फ्रांस में किस जो शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। देखिए, तो सबसे पहले जो वियना कांग्रेस था 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था वियना कांग्रेस, जिसमें वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो वंश की स्थापना किया गया। बुर्बो वंश की स्थापना किया गया। इसमें अब तीसरा सवाल कर रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनरी, मेजनी का संबंध इसमें से जो था ऑप्शन में से कार्बोनरी से था। कार्बोनरी, जिसकी स्थापना 1810 में किया था मेजनी ने, 1810 में मेजनी ने किया था। अब चौथा सवाल है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में कौन था। तो देखिए, इटली और जर्मनी के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण हो, इसके विरुद्ध में ऑस्ट्रिया खड़ा था। तो देखिए, इस प्रकार से हम लोग को अब पांचवा सवाल क्या कह रहा है। तो पांचवा सवाल कह रहा है कि काउंट काउर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो देखिए, काउंट काउर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री बनाया था। क्या बनाया था? प्रधानमंत्री। विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री बनाया था काउंट काउर को। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? जो छठा सवाल है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। देखिए, गैरीबाल्डी जो था पेशे से नाविक था। पेशे से नाविक था। बाद में वह साधारण किसान का जीवन जीने लगा था। वो जो सातवां सवाल है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो देखिए, जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। देखिए, सारा ये सवाल जो है बहुत ही वीवीआई है, आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, जालवेरिन एक संस्था थी। तो जालवेरिन थी व्यापारियों की संस्था। किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। जालवेरिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। अगला सवाल है हमारा कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया। तो देखिए, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया। 10वां सवाल है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में। 11वां सवाल है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो जितने भी यूरोपवासी थे उनके लिए यूनान का जो ज्ञान विज्ञान था वह प्रेरणा का स्रोत था, यूनान। अब 12 नंबर सवाल है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो 1829 की एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वह तुर्की के साथ। किसके साथ हुई थी? इस ऑप्शन में से तुर्की के साथ हुई थी। अब अगला जो सवाल है 11 नंबर, कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का जो संबंध था इसमें से कार्बोनरी से था। इसमें से कार्बोनरी से था। अब अगला सवाल कह रहा है कि जालवेरिन एक संस्था थी। तो जालवेरिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की थी। किसकी थी? व्यापारियों की जालवेरिन एक संस्था थी। 1829 के एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ हुई थी। किसके साथ? तुर्की के साथ। काउंट काउर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री बनाया था। अब देखिए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। इस प्रकार से अगला सवाल है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। अब देखिए, अगला सवाल है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई। यूरोप में राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति कब हुई, यानी कब पनपी राष्ट्रवाद। तो देखिए, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से माना जाता है कि राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। अब देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। देखिए, मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ। तो मेटरनिख का पतन मई 1848 में हुआ था। मई 1848 में। अब अगला सवाल है कि फ्रांस में किस शासक
वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा हुआ था? तो बूर्बो वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा हुआ था। अगला सवाल है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध इनमें से कौन सा था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। अगला सवाल है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप। अगला सवाल है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत था? तो यूनान। अगला सवाल है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो थी 1871 ईस्वी में हुई थी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो देखिए सीडोन के युद्ध के बाद जो था जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। सीडोवा के युद्ध के बाद सीडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। देखिए अगला सवाल है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ही ने किया था। और कह रहा है कि सीडोन का युद्ध कब हुआ था? तो सीडोन का जो युद्ध था 1870 में हुआ था। 1870 में हुआ था। नेपोलियन संहिता, अगला सवाल है कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुई? तो 1804 में। बहुत ही विभिन्न सवाल है। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिख। कौन था? मेटरनिख। अगला सवाल है कि मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो वह पुरातन व्यवस्था को लागू करना चाहता था। कौन? मेटरनिख पुनर्स्थापना करना चाहता था। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सीडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सीडोन में। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1815 में। देखिए अगला सवाल है कि वियना किस देश की राजधानी है? तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। क्रीमिया युद्ध किस वर्ष हुआ? तो क्रीमिया युद्ध 1854 में हुआ था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा का जन्म है वह फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। यूनान को। वर्सराय की संधि कब हुई थी? 1919 में। मेटरनिख क्या था? तो मेटरनिख प्रतिक्रियावादी शासक था। कैसा था? प्रतिक्रियावादी शासक। मेटरनिख का पतन कब हुआ? तो 1948 में। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। और इटली जर्मनी के विरुद्ध में था ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? तो गैरीबाल्डी। इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? यही सवाल है। तो गैरीबाल्डी था। इस प्रकार से हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको यह अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।